एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद लेकर आई हूँ। थोड़ी सी कुछ मेरे थोड़े इश्यूज थे, मतलब शिफ्टिंग का काम चालू था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस जो है रेगुलर टाइम पर अपलोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन कोशिश करूंगी कि इसके बाद आपको रेगुलर हेल्थ रिलेटेड और होम्योपैथी से रिलेटेड, और अब इसके बाद से मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन या फिर विटामिन जो होते हैं, जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी, अदर देन होम्योपैथी ट्रीटमेंट, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या सुनने वाले हैं और या क्या समझने वाले हैं। तो जैसे कि अभी जो वेदर चल रहा है या जो इस तरीके का अभी जो समय चल रहा है, जहाँ पर रात में ठंड पड़ जा रही है, दिन में काफ़ी ज़्यादा हॉट रह रहा है वेदर। तो ऐसे टाइम पर वायरल इन्फेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर फीवर रहता है, जिनको कोल्ड है, कफ है और बहुत ज़्यादा बॉडी एक है, बदन दर्द हमेशा बना रहता है, आँखों में से पानी निकल रहा है, स्नीज़निंग हो रही है। तो इस तरीके के लक्षण लेकर पेशेंट लगातार हमारे पास आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी मेडिसिन्स या होम्योपैथी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को हम जानेंगे, जिसका इस्तेमाल घर के बड़े बच्चे भी कर सकते हैं और वायरल इन्फेक्शन के लिए उन्हें कोई भी अदर मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इस मेडिसिन से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं विदिन 2 डेज़। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर फीवर या वायरल फीवर के बारे में हम बात करें, तो क्या होता है कि जो सामान्य जो टेम्परेचर होता है हमारा, वो 98.6 फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो है टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है या 102, 103 तक अगर चला जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये फेवरिश कंडीशन मानी जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, हमें अपने बॉडी को टेम्परेचर को लेते रहना है, उसको मॉनिटर करते रहना है और उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा ख्याल रखना है और देखभाल करनी है। अब अगर फीवर की बात करें, तो फीवर वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। दोनों के ही सिम्पटम लगभग सेम होते हैं और जब हम बात करते हैं तो जब फीवर होता है तो ये सामान्यतः 2 से 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन में अपने आप सबसाइड हो जाता है। उसके लिए किसी भी तरीके की मेडिसिन्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप में जो है ये फीवर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हों, अगर फिर भी फीवर ठीक नहीं हो रहा हो, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता जा रहा है या 102 या 103 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का फीवर अगर हो जाता है और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी अगर आपको लक्षणों में दिखाई देती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमको हमारे जो भी सिम्पटम्स होते हैं, उनको मॉनिटर करना पड़ता है या डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी होती है। भी आपको वायरल फीवर होता है, तो आपको 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा का फीवर जो है, टेम्परेचर जो है वो देखने को मिल सकता है आपकी बॉडी में। जब आपको कभी वायरल फीवर होता है तो उसमें सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स होते हैं जो आपको वायरल फीवर के दौरान देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि जब भी आपको फीवर होगा तो ठंड लग के बुखार लगता है बहुत ज़्यादा, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके बॉडी एक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा शरीर में बदन दर्द बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। इसके साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। पेशेंट आके हमको बताते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, कभी-कभी ठंडा पसीना भी निकलता है। डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो डिहाइड्रेशन भी होता है। तो जब भी आपको फीवर होता है, आपको आपके बॉडी का जो है हाइड्रेशन जो है मेंटेन करके रखना चाहिए। लिक्विड आपकी जो भी होती है, इंटेक जो होता है वो आपको बढ़ा देना पड़ता है। उसके साथ-साथ आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस का एहसास होता है। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, आपका चलने-फिरने में या कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है। ऐसे चक्कर आए आ रहे हैं, इस तरीके के पेशेंट जो है कंप्लेंट बताते हैं। और साथ ही साथ उनमें भूख की कमी भी पाई जाती है। तो इस तरीके के बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स जो है पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं। बच्चों में भी इस तरीके के सिम्पटम्स देखने को मिल जाते हैं कि वो खाना खाने से मना कर देते हैं। वो बिल्कुल स्लगिश एकदम एक जगह पे पड़े होते हैं, खेलना वगैरह सब बंद कर देते हैं। हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, रोते रहते हैं। इस तरीके के जो है लक्षण जो है बच्चों में हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये जो वायरल फीवर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फ्यू डेज़ रहता है और कुछ दिन रहकर ये अपने आप सबसाइड हो जाता है। ये ज़्यादा दिन तक इसका फीवर जो है नहीं रहता है। बात करें कॉजेज़ की, क्या कारण होते हैं? तो वायरल फीवर जैसे कि हमने बताया वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। जब भी कभी वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है बाय एनी रूट, जब भी कभी इस तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, तो फीवर एक जो है साइन होता है जो आपकी बॉडी ये बताती है कि आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है। जब आपकी बॉडी वायरस से फाइट करती है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो फीवर इज अ गुड साइन। जबकि हम सोचते हैं कि फीवर आया है तो हम
तुरंत मेडिसिन लेने लग जाते हैं। अदर जो मेडिसिन होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न मेडिसिन होती हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसाइड कर रही है, ठीक नहीं कर रही है। तो तुरंत फीवर आ गया है, कोल्ड कफ हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत से ही ले लेना है ना। और एक सिम्टम्स मैं भूल गई बताना, सर्दी जो है, नाक बहना, आंखों में से पानी निकलना, कोल्ड होना, कफ, ठसके वाली खांसी होना, वेट या ड्राई कफ जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। तो बॉडी में जब भी वायरस एंटर करता है वो आपकी बॉडी में जाता है, इन्फेक्ट करता है, और आपकी बॉडी के सेल्स में ही वो मल्टीप्लाई होता है। और फीवर जो है एक तरीके का साइन होता है कि आपकी बॉडी जो है उस फीवर या उस वायरस के प्रति जो है अपनी फाइटिंग कर रही है या फाइट कर रही है, और उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना होता है जो वायरल फीवर में होता है। कॉजेज में जैसे कि मैंने बताया कि वायरल फीवर भी होते हैं, बैक्टीरियल फीवर भी होते हैं। तो वो जब भी हम उसकी डायग्नोस करते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि फीवर किस वजह से हुआ है, वायरल फीवर है या बैक्टीरियल फीवर है, किस तरह से या किस रूट से इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहला जो वे होता है इनहेलेशन। जब भी कोई ऐसा पेशेंट या ऐसा पर्सन जिसको ऑलरेडी वायरल फीवर है, जो कफ या खांसी है उसे, या बहुत ज्यादा सर्दी है, उसके संपर्क में अगर आप आ जाते हैं, अगर उसने स्नीज कर दिया या उसने खांस दिया, तो वो जो वायरस है वो आपकी बॉडी में उनके जो लार होती है, जो उनका ठसके से निकला हुआ जो भी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो अगर आप इंजेस्ट कर लेते हैं या किसी तरह से इनहेल कर लेते हैं, इनहेलेशन के थ्रू अगर वायरस आपकी बॉडी में चला जाता है तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर इस तरीके के एग्जाम्पल की बात करें इनहेलेशन के जो भी रूट से होती है, तो जैसे नॉर्मल फ्लू या कोल्ड जो होता है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है इनहेलेशन। इन्फेक्शन जब होता है इनहेलेशन के थ्रू होता है। सेकेंड जो होता है वो होता है इंजेक्शन, यानी कि आप कोई चीज खा रहे हैं, जैसे कि आप फूड लेते हैं और वो फूड जो है ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो वो फूड अगर आप लेते हैं तो आपको भी वो इन्फेक्शन जो है आपकी बॉडी में चला जाता है। तो फूड एंड ड्रिंक्स कैन कॉज द इन्फेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू होने वाले इन्फेक्शन का बेस्ट एग्जांपल होता है एंटेरोवायरस जो होता है, या आपके इंटेस्टाइन को जो इन्फेक्ट करता है। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कभी आप कहीं बाहर चले जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, तो सडनली आपको लूज मोशन लग जाते हैं। और भी ये टाइम पर भी काफी ज्यादा ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, म्यूकस के साथ में उनको स्टूल पास आउट हो रहे हैं, कभी कभी ब्लड भी देखने को मिल जाता है, और बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होते हैं, और इसके साथ ही साथ उनमें नौशिया भी देखने को मिल जाती है, वॉमिटिंग भी देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से जो हो रहा है, तो इंजेक्शन के थ्रू यानी मुंह के थ्रू या कुछ फूड या वाटर लेने के थ्रू जो इन्फेक्शन हो रहा है, उससे ही हम इंजेक्शन रूट से होने वाले इन्फेक्शन जो है कहते हैं। थर्ड रूट जो होता है वो होता है इंसेक्ट बाइट या बाइट। तो कभी कोई इंसेक्ट जो है आपको बाइट कर लेता है, जो कि ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन से वायरस को कैरी कर रहा है, और उसके बाइट के थ्रू अगर वो आपको बाइट कर देता है तो वायरस जो है आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है डेंगू फीवर का होना, या रेबीज। अगर डॉग अगर आपको बाइट कर लेता है और ऑलरेडी उसके अंदर रेबीज वायरस है, तो आपको भी रेबीज हो जाता है। बॉडी फ्लूइड के थ्रू भी आपको इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है, यदि आप किसी पर्सन का जो ऑलरेडी वायरल इन्फेक्शन से लोडेड है, और उसके बाद अगर आप उसका कोई फ्लूइड जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू कहिए या किसी और तरीके से अगर वो फ्लूइड आपके बॉडी में चला जाता है, तो आपको भी वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बेस्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस बी एंड HIV एक तरीके के वायरल इन्फेक्शन है जो फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आपकी बॉडी तक आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो मैं दो तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी, जहां पर तो एक मेडिसिन है जो सिंगल आपको लेनी है, जो सब हफ्ते में सिर्फ आपको एक बार या लगातार 3 दिन तक लेनी है स्टार्टिंग में, और हफ्ते में एक बार लेनी है। और जो सेकेंड मेडिसिन वो है वायरल फीवर कॉम्बिनेशन, जो कि बड़ों में और बच्चों में दोनों में ही कारगर है। तो सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन हम देंगे वो है इन्फ्लुएंजिनम। इसे 200 पावर में देना है। ये बड़ों को और छोटे बच्चों में हम दोनों में ही दे सकते हैं। जब भी कभी हम इस मेडिसिन को देते हैं, स्पेशली सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस से मिलकर से तैयार की गई होम्योपैथी मेडिसिन है, जिसको अच्छी तरीके से डाइल्यूट करके इसको डायनेमिक फॉर्म में लेकर आया गया है, जो कि इसे अगर हम देते हैं तो यह आपकी बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो जब बच्चों की बात करें उसे लेना है तो डायरेक्ट टंग में बच्चों को रोज सुबह एक बार दिन में मतलब 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन लगातार सुबह सुबह 1 बूंद बच्चों को देनी है। डायरेक्ट अगर आप बच्चों को नहीं दे पाते हैं तो साफ सुथरा पानी या ल्यू वार्म वाटर को आपको वाटर को थोड़ा सा गर्म करना है, उसमें 1 बूंद बच्चों को डाल के देनी है। वैसे भी जब भी कभी फीवर होता है तो हमें फिल्टर्ड वाटर का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो पानी होता है वो एक तरीके से
सोर्स होता है वायरल इन्फेक्शन का, तो कोशिश करिए फिटकरी घुमाकर उसे साफ कर लीजिए, या मार्केट में इस तरीके के ड्रॉप्स आते हैं जैसे जीवन ड्रॉप, आप उसको डालकर भी आपके वाटर को इन्फेक्टेड मतलब इन्फेक्शन से दूर रख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो सिंपल प्रोसेस होती है, पानी को गर्म कर लीजिए, उसे ठंडा करके फिर आप बच्चों को दीजिए और खुद लीजिए। बड़ों को 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे लेना है, हफ्ते में 3 बार, रोज सुबह 1 बार लेना है। और जब ये 1 हफ्ते 3 दिन लगातार आप ले लेते हैं तो आप फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक आता है उसमें सिर्फ 1 दिन ले लेंगे तो भी सफिशियंट होता है। ये थी हमारी एक सिंगल मेडिसिन के बारे में। अब हम बात करते हैं वायरल फीवर कॉम्बिनेशन के बारे में। तो इसमें आपको कुछ मेडिसिन लगेगी, आप नोट डाउन करिए, मैं नीचे भी उसको लिख दूंगी, आप वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है एकोनाइट, जो आपको 30 पावर में लेनी है। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में लेनी है। ब्रायोनिया, इसे भी आपको 30 पावर में लेना है। जेल्सीमियम 30 पावर में लेना है। और यूपिटोरियम परफोलेटम, इसे भी आपको 30 पावर में लेना है। ये इतनी मेडिसिन को मिलाकर आपको वायरल फीवर कॉम्बिनेशन तैयार करना है। आपको क्या करना है, 10-10 ml या 20-20 ml ये मेडिसिन को लेकर आना है और एक साफ सुथरी खाली जो बॉटल होती है उसमें आपको बराबर मात्रा में ये मेडिसिन को मिला देना है और लीजिए, आपका वायरल फीवर कॉम्बिनेशन तैयार है। ये बड़े भी ले सकते हैं और छोटे बच्चों को भी हम ये कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ये जैसी मेडिसिन या कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है, आप इस मेडिसिन को ऐसी जगह पे रखिए जहां पर बहुत ज़्यादा बाहर की लाइट ना पड़ रही हो, कोई सेंटेड चीज़ आपकी वहां पर ना रखी हो, और इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इस मेडिसिन को बनाकर रख दीजिए। घर में जब भी कभी किसी को फीवर जैसा महसूस होता है वो इस मेडिसिन को ले सकते हैं। फीवर हो, चिल्स के साथ में हो, बदन दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा नाक बह रही हो, आंखों में इरिटेशन हो, इस तरीके के जो कंप्लेंट होती है उसमें आप ये पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं। बच्चों को आप 1 बूंद इसकी दे सकते हैं, दिन में कई बार 1-1 घंटे के अंतराल में भी दे सकते हैं, या 10 मिनट के अंतराल में भी, अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो 10 मिनट के अंतराल में भी बच्चों को दे सकते हैं। बड़े इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में दिन में 3 से 4 बार, इवन 5 बार भी ले सकते हैं। जब तक ले सकते हैं जब तक कि उनका फीवर जो है तब पूरी तरह से सबसाइड ना हो जाए। इसके किसी भी तरीके के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। याद रखिए, 1 डोज लेने के बाद में सेकेंड डोज जब भी आपको लेना है तो उसमें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का गैप जरूर होना चाहिए। कुछ प्रिवेंशन भी होते हैं जिसका ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या प्रिवेंशन होते हैं। देखिए, ये बात तो बहुत कॉमन है जो सबको पता है कि जब भी कभी हमको वायरल फीवर होता है या हमारे आसपास बहुत ज़्यादा इस तरीके के इन्फेक्शन चल रहे होते हैं तो हमें संपर्क में ज़्यादा आने से बचना चाहिए। जब भी कभी हम कोल्ड है, हमें कफिंग है, तो हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, कपड़ों से मुंह को ढक लेना चाहिए, या फिर हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें एटमॉस्फेयर में हमारे इन्फेक्शन को बिल्कुल भी फैलने से बचाना चाहिए। साथ ही साथ घर में भी अगर आप रहते हैं तो घर में भी जैसे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो उनको भी बचाने के लिए आपको जब भी आप खांसते हैं तो रुमाल का इस्तेमाल डेफिनेटली करना चाहिए। चाहे खांस रहे हैं, कोल्ड है या नाक बह रही है या फिर छींकें आ रही है, तो इस कंडीशन में आपका जो भी इन्फेक्टेड जो फ्लूइड है वो दूसरों के संपर्क में ना आए, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके शहर में ऐसा वातावरण है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरल फीवर फैला हुआ है तो वहाँ पे कम से कम संपर्क में आने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं तो उसके बाद आपने थोड़ा सा हैंड्स को साफ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, थोड़ा सा मुंह को भी साफ सुथरा कर लेना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसी तरह नॉलेजेबल और हेल्थ रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि शेयर करना ज़रूरी है, तभी तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो फैलने से बचेगा। तो शेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट करिए, जितना पॉसिबल होगा मैं कमेंट के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।